अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 10 की सूचना प्रौद्योगिकी का पेपर आपके 14 दिसंबर 2024 को होने वाला है। तो उसके लिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपके सामने है और इस पेपर की आपके पास में अगर किताब नहीं है सूचना प्रौद्योगिकी वाली, तो इसकी पूरी किताब आपको ऐप के ऊपर उपलब्ध है। आप ऐप से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आपका जो पूरा पेपर है वो 14 दिसंबर वाला यहीं से बनने वाला है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो किताब है वो किस प्रकार है और आपको कैसे डाउनलोड कर लेनी है। फिर अपन इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके 14 दिसंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित रहने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपकी पहले किताब अपन देख लेते हैं। ऐप के ऊपर किताब उपलब्ध है, आप हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो फोटो PDF आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये है आपके क्लास 10th की सूचना प्रौद्योगिकी की किताब, जो कि 14 दिसंबर का जो पूरा पेपर आएगा वो इसी किताब में से आएगा। और इस किताब के पाठ के पीछे आपके जितने भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं उन सभी को एक बार ज़रूर देख लेना। विशेष तौर पे जो MCQ क्वेश्चन है, एक तो आपके अबसद वाले प्रश्न, MCQ टाइप क्वेश्चन, एक आपके रिक्त स्थान वाले और एक आपके वन लाइनर, जो एक एक शब्द में और एक लाइन में आपको उत्तर देना है। उन सभी प्रश्नों को आप ज़रूर देख के जाना। आपका जो पेपर बनेगा वो इसी किताब से आएगा और इसी में से आपके प्रश्न सारे के सारे हूबहू ऑप्शन तक चेंज नहीं होंगे और वही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो ये किताब आपको कैसे डाउनलोड कर लेनी, और ये किताब जो है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से है। तो आपकी ऑफिशियल किताब है ये, बिल्कुल ऑथेंटिक। इसी किताब में से आपका पूरा पेपर बनता है। आपके 14 पार्ट दे रखे हैं और 14 ही पार्ट में से आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे। अब एक दिन में 14 पार्ट तैयार करना तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रश्न हैं वो अपन इसमें तैयार कर सकते हैं और आपका जो पेपर है अच्छे लेवल का हो सकता है। इस किताब के पाठ के पीछे जितने भी अध्याय हैं, 14 अध्याय हैं और 14 ही अध्याय के पीछे आपके प्रश्न उत्तर दे रखे हैं और इनके पीछे वापस MCQ दे के इनका आंसर भी दे रखा है। तो आपको उनको देख लेना है। इसके अलावा आपके जो पाठ खत्म होने के बाद में जो महत्वपूर्ण बिंदु दे रखा है उनको ज़रूर देख के जाना, ताकि आपका जो कोई भी प्रश्न आ जाए तो उसमें से गलत नहीं होगा। तो एक बार सरसरी नज़र से और अबसद को तो आप याद ही कर लेना अच्छी प्रकार से, ताकि कोई भी प्रश्न वहाँ से रिपीट होगा तो वो गलत नहीं होगा। तो अपन देख लेते हैं। जैसे पहला पार्ट है तो मैं आपको एक पार्ट का बताता हूँ, फिर आपको बाकी के पार्ट का भी यहाँ पे डाउनलोड करके किताब को देख लेना है। तो ये आपका पहला पार्ट इस प्रकार से, पहला पार्ट इस प्रकार से है और ये इसमें से आपके कई सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। ये पहला पार्ट है। इसमें देखो एक प्रश्न दे रखा है कि एक सुविधा है जो केवल निर्दिष्ट मापदंड और मापदंड के अनुसार डेटा को कॉलम में प्रदर्शित करता है, इसको अपन फिल्टरिंग कहते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है किसी कॉलम के आइटम्स को कुछ अनुक्रम या सीक्वेंस में या ऑर्डर में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को सॉर्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब हम एक नया एक्सेल फाइल बनाते हैं तो उसमें डिफ़ॉल्ट के रूप में कितने सीट होते हैं, तो 3 सीट होते हैं। ऑप्शन तक यही मिलेंगे, एक भी ऑप्शन इसमें चेंज नहीं मिलेगा, इसलिए इनको याद कर लें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में कौन सा सच नहीं है, तो इसमें आपके ब ऑप्शन सच नहीं है कि बोल्ड देखने के लिए आप कंडीशन सेट कर सकते हैं और इटैलिक को उन पर लागू कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये सच नहीं है। 5वां प्रश्न है किसका उपयोग एक्सेल फॉर्मेट को अन्य सेल पर कॉपी करने के लिए किया जाता है, तो फॉर्मेट पेंटर का उपयोग इसमें करते हैं। सभी फॉर्मूले जो शुरू करते हैं वो किस प्रतीक के साथ में शुरू होता है, तो ये बराबर के निशान से शुरू होता है। जो कुंजी आप वर्तनी की स्पेलिंग की दृष्टि से सही करना चाहते हैं उसके लिए कौन सा दबाते हैं, तो उसके लिए इसमें F7 की जो है वो दबाई जाती है। F7 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ये अति लघुत्रात्मक जितने भी प्रश्न हैं उनको देख लेना, क्योंकि अबसद, रिक्त स्थान और आपके वन लाइनर यही क्वेश्चन आपके ज़्यादा आने वाले हैं। तो इस किताब के पाठ के पीछे, सभी पाठों के पीछे जितने भी MCQ हैं, वन लाइनर है, रिक्त स्थान है, उन सभी को ज़रूर है जो अच्छे से देख के जाना। इसके अलावा ये पाठ खत्म होने के बाद में यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं, हर एक पाठ के पीछे केवल महत्वपूर्ण बिंदु को एक बार ज़रूर पढ़ लेना, आपका पेपर बहुत ही शानदार हो जाएगा। किताब कैसे डाउनलोड करनी है, तो आपको जाना है अपने ऐप के ऊपर। ऐप अपने लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही रखा है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, फिर आपको अपना ऐप है वो ओपन कर लेना है। मोबाइल आपको जो अपनी लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो लॉगिन करने के बाद में आपके सामने अपना ऐप इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो लॉगिन करने के बाद में ऐप जो है आपके सामने इस प्रकार से ओपन होगा और आपके सामने यहाँ पे 3 लाइन आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो 3 लाइन है आपके लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर ही ऊपर यहाँ पर अपने नाम के साथ में इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से कुछ ऑप्शन होंगे, इसमें से आपको फ्री मटेरियल वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। ये फ्री मटेरियल वाला ऑप्शन आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसमें आपको जो मिलेगी अपनी किताब, तो इसमें आपको फिर फोल्डर मिलेंगे, ये डॉक्यूमेंट वाले हैं, ये टेस्ट वाले हैं और ये बीच में वीडियो वाले हैं।
तो डॉक्यूमेंट वाले में आपको PDF मिलेगी और टेस्ट वाले में आपके लिए फ्री टेस्ट उपलब्ध है, आप फ्री में टेस्ट यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पर आपको 10th क्लास की किताब का एक फ़ोल्डर मिलेगा, 10वीं की किताबें। तो 10वीं की किताबें यहाँ पे आपको सूचना प्रौद्योगिकी का जो पेपर है 14 दिसंबर का, उसकी किताब मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखी है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ये कंप्यूटर की किताब है सूचना प्रौद्योगिकी वाली, और इसका पेपर आपके 14 दिसंबर को होने वाला है। तो यहाँ से डाउनलोड करके वो पूरी किताब की MCQ और 1 लाइनर और महत्वपूर्ण बिंदु एक बार ज़रूर देख के जाना। इसके अलावा आपका जो 16 दिसंबर को पेपर है, 16 दिसंबर का आपका स्वास्थ्य शिक्षा का पेपर है। तो स्वास्थ्य शिक्षा की किताब भी आपको 16 दिसंबर से पहले यहाँ पे मिल जाएगी, उसको भी आप यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आइए अब अपन आपका जो पेपर है उसको सॉल्व कर लेते हैं। टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो टेस्ट का ऑप्शन उपलब्ध है, नीचे स्क्रॉल करेंगे टेस्ट वाले फोल्डर में, तो क्लास 10th के लिए यहाँ पे टेस्ट उपलब्ध है। तो कक्षा 10वीं वालों के लिए यहाँ पे टेस्ट हैं। तो क्लास 10th के फोल्डर में आप क्लिक करेंगे तो 10th के जितने भी मैंने टेस्ट यहाँ पे बना रखे हैं वो आपके लिए यहाँ पे उपलब्ध हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दे सकते हैं। और टेस्ट देने के बाद आपका जो भी स्कोर होता है वो मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने स्टेटस पे ज़रूर शेयर करना। तो आइए अब अपन देख लेते हैं आपके क्लास 10th की जो सूचना प्रौद्योगिकी का पेपर होगा 14 दिसंबर को, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आपके आने वाले हैं। 3.25 घंटे का समय मिलेगा, 40 नंबर का पेपर होगा सूचना प्रौद्योगिकी, जिसको अपन कंप्यूटर कहते हैं, IT कहते हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको कहा जाता है। पहला प्रश्न ये है कि ऑटो करेक्ट शॉर्टकट कमांड कौन सा है। तो ऑटो करेक्ट शॉर्टकट कमांड आपको बतानी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा Ctrl+Q। Ctrl+Q इसका सही आंसर होगा। और यह प्रश्न आपकी किताब के पार्ट के पीछे से हूबहू उठा के दिया है। तो ये उस किताब का 5वां पार्ट है और इस किताब के 5वें पार्ट का जो 5वां प्रश्न है वो आपके पेपर में पूछा हुआ है कि ऑटो करेक्ट शॉर्टकट कमांड कौन सी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Ctrl+Q इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, Ctrl+Q आपके ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो इस पार्ट के बाकी के प्रश्न भी देख लेते हैं। बाकी के प्रश्न इस प्रकार से हैं कि कंप्रेस सेटिंग में जो विकल्प नहीं होता है वह कौन सा है। तो इसमें ओरिजिनल साइज़ नहीं होता है, बाकी सभी साइज़ें और विकल्प होते हैं। आपको केवल इसके जो क्वेश्चन के आपके उत्तर यहाँ पे याद कर लेने हैं। MS पिक्चर मैनेजर में फ्लिप सेटिंग में कितने विकल्प होते हैं। तो जो पिक्चर मैनेजर होता है उसकी फ्लिप सेटिंग में 2 जो विकल्प है वो होते हैं। MS पिक्चर मैनेजर में रोटेशन सेटिंग में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। तो रोटेट लेफ्ट होता है, राइट होता है, डिग्री होता है, लेकिन बाई एंगल नहीं होता है। अगला प्रश्न है फ्लिप विकल्प क्या करता है। तो फ्लिप विकल्प जो होता है वो पिक्चर की दिशा को बदलता है। बाकी ऑटो करेक्ट के लिए Ctrl+Q, ठीक है, Ctrl+Q काम में लेते हैं। तो ये Ctrl+Q याद रखें, यही आपके परीक्षा में पूछा हुआ और वापस पूछने की संभावना है। अगला प्रश्न है EDI का आपको जो फुल फॉर्म बताना है, EDI का मीनिंग क्या होता है। तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज। आइए देख लेते हैं EDI का मतलब क्या होता है। तो ये 7वां पार्ट है और 7वें पार्ट के पीछे आपका जो प्रश्न संख्या 3 है वहाँ से ये प्रश्न उठाए गए हैं कि EDI का मतलब क्या होता है। तो EDI का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, इसका करेक्ट आंसर अपन करेंगे। EDI का मतलब क्या होता है, EDI ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, D का हो जाएगा डाटा और I का हो जाएगा आपके एक्सचेंज। ठीक है, EDI आपके इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है बाकी के जो प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं इस पार्ट के। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है। तो ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, या फिर इसको अपन इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य कहेंगे। ठीक है, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है और कॉमर्स का मतलब हो जाएगा हिंदी में वाणिज्य। दूसरा प्रश्न आपके G2C क्या होता है। G का मतलब गवर्नमेंट होता है, C का मतलब कंज्यूमर होता है। तो गवर्नमेंट टू कंज्यूमर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो स है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखो प्रश्न आपके यहीं से बनेंगे सारे के सारे, तो इसलिए इनको याद रखें। जो ई कॉमर्स की सुविधा नहीं है, तो कौन सी सुविधा नहीं है। ई कॉमर्स में 24/7 की सर्विस होती है, ठीक है, और विपणन की भी होती है, लेकिन नगद भुगतान नहीं होता है। इसमें पेमेंट जो होता है वो ऑनलाइन होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ब। बाकी के जो प्रश्न है वो भी आपके इंपॉर्टेंट ही हैं। आपके B2B का प्रोनाम पूछा जा सकता है, ठीक है, G2B का नाम पूछा जा सकता है, और आपको ईमेल का प्रोनाम कमेंट करके बताना है कि ईमेल का प्रोनाम क्या होता है। अगला क्वेश्चन है संचार के समय SMTP उपयोग किया जाने वाला जो पोर्ट नंबर है वो कौन सा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 25। संचार के समय SMTP का उपयोग में किया जाने वाला पोर्ट नंबर कौन सा होगा। तो SMTP में जो पोर्ट नंबर का होता है वो 25 होता है। तो करेक्ट आंसर अपन क्या करेंगे, इसमें 25 कर देंगे। ठीक है, 25 वाला उत्तर इसमें सही होगा। तो आइए ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया वो भी अपन देख लेते हैं।
और एक प्रश्न आपका ये है कि ये इसको भी साथ में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, विच इज़ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इन फॉलोइंग। तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटीज़ है, या फिर कंपाइलर है, या फिर उपरोक्त सभी ऑल अबाउट द। तो आप लोग ने दो प्रश्न इसमें देखेंगे, एक तो ये पोर्ट नंबर कौन सा होता है और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो एक तो प्रश्न ये था कि इसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटीज़ भी होता है और कंपाइलर भी होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। ये आपकी किताब के पीछे का प्रश्न यहाँ से उठा के दिया है। अब अपने इसके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उनको भी अपन देख लेते हैं। एक तो आपके GUI का पूरा नाम पूछ लें। GUI का पूरा नाम क्या होता है, वैसे GUI का पूरा नाम पूछा गया भी है इस पेपर में, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसका पूरा नाम होता है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न है, एक कंप्यूटर जो एक प्रोग्राम को समझने के लिए आवश्यक होता है, इसे किसके द्वारा है जो मशीन भाषा में परिवर्तित करते हैं। तो उसको जो ट्रांसलेटर होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, भाषा अनुवादक के द्वारा इसको ट्रांसलेट किया जाता है। वह सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को उपयोग करता है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के द्वारा अनुप्रयोगों की अनुमति देता है, इसको अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है जो सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाएगा, आपका विंडोज़ हो जाएगा। बाकी ये जो यूनिक्स है, लाइनक्स है, मैक OS है, ये सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ही नाम है, ये भी याद रखें। आपको पूछे कि दो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिखिए, तो आप विंडोज़, यूनिक्स, लाइनक्स और मैक OS लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक्स डिज़ाइनर मल्टीमीडिया उपयोगकर्ताओं का सबसे अधिक लोकप्रिय है, तो ये हो जाएगा आपका लाइनक्स। कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ये तीनों ही सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, यूटिलिटीज़, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर। कोड किए गए निर्देशों की सूची को क्या कहते हैं, तो इसको कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। स्रोत कोड देखने का तथा संशोधित करने और पुनः आवंटन के लिए उपलब्ध, तो इसका उत्तर हो जाएगा खुला स्रोत, इसका आंसर करेंगे। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल रूप से नेटवर्क वातावरण में काम आने वाला मिनी कंप्यूटर पर चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा लाइनक्स। बाकी कंप्यूटर डेटा क्या है, सॉफ्टवेयर की परिभाषा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की परिभाषा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण, ये सभी इसके जो उत्तर है आपको इसकी जो ये वाली महत्वपूर्ण बिंदु वाली जो लाइनें हैं इनमें आपको सभी चीज़ें मिल जाएगी। तो फिर आपका एक और प्रश्न था, ये तीसरा प्रश्न है कि संचार के समय SMTP में उपयोग किया जाने वाला पोर्ट नंबर कौन सा होता है, तो इसका उत्तर क्या था, 25 था। आइए इसको भी देख लेते हैं। तो ये है आपके पहला प्रश्न, ठीक है। तो ये संचार के समय SMTP में उपयोग किया जाने वाला पोर्ट नंबर कौन सा है, तो इसका उत्तर क्या करेंगे, 25 करेंगे। एक भी ऑप्शन आपके चेंज नहीं है, ऑप्शन भी आपके वही के वही नंबर दिए गए हैं। तो इसके बाकी के प्रश्न भी देख लेते हैं इस पार्ट के। तो आपके DLS का पूरा नाम पूछे तो क्या लिखोगे, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन लिखोगे, ठीक है। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बाकी आने वाले पेपर के वीडियो वो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आपकी जो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप ये वीडियो से वंचित रह जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। निम्न में से कौन सा वायरलेस ब्रांडेड का एक उपयोग है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मोबाइल ब्रॉडबैंड। इनमें से कौन सा माध्यम का एक प्रकार है, तो निर्देशित माध्यम इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी इसके जो अति लघुतात्मक प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर आपको कहाँ मिलेंगे, तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इन जगह पर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देखने को मिलेगा। FTP क्या होता है, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। HTTP क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं इन सभी को आपको एक अच्छे प्रकार से याद कर लेना है। परीक्षा में आ जाए कि इंट्रानेट क्या है, तो इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो केवल संगठन के कर्मचारियों के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न है GUI का मतलब क्या है, तो GUI का मतलब हमने देखा था ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, ये GUI का पूरा नाम आपसे पूछा गया है। UTM का मतलब क्या होता है, तो एकीकृत जो खतरा प्रबंधन है, इसका उत्तर होता है। क्या उत्तर होता है इसका, इसका हिंदी में नाम होता है एकीकृत खतरा प्रबंधन। ये UTM का पूरा नाम होता है, खतरा प्रबंधन। ध्यान रखना, इसको सही से पढ़ना, इसको ATM मत पढ़ लेना, ये UTM है। ATM का पूरा नाम तो आप कमेंट करके बता देना कि ATM का पूरा नाम क्या होता है। तो ये प्रश्न है जो आपके पूछे जाएंगे। www का पूरा नाम क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूरा नाम होता है। इसके अलावा कुंजी आप वर्तनी की जांच के लिए दबाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके F7, इसका करेक्ट आंसर करेंगे। वर्तनी की जांच के लिए F7 दबाते हैं। बाकी www की खोज किसने की, तो ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ये चारों ही प्रश्न आपके पार्ट के पीछे के ही प्रश्न हैं, इनको भी अपन देख लेते हैं। तो ये 12वां पार्ट है वेब और इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसमें आपके वेबसाइट और ईमेल के बारे में बताए गए हैं। तो ये आपके www क्या होता है, www वर्ल्ड वाइड वेब होता है, और इसकी जो खोज है ये एक वर्ल्ड वाइड वेब मूल रूप से एक सूचना का संग्रह करने का स्थान है,
जहाँ पर दस्तावेज और वेब से संबंधित संसाधनों को यूनिफॉर्म रिसोर्स URL के द्वारा पहचाना जाता है। यानी कि आपको कोई भी सूचना चाहिए तो आप www पे जाके सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये जो खोज की गई थी www की, वो अंग्रेज़ एक वैज्ञानिक थे टिम बर्नर्स ली। याद रखिए इनका नाम, टिम बर्नर्स ली ने ये 1889 में इसकी खोज की थी वर्ल्ड वाइड वेब की। पहली बार जो वेब ब्राउज़र कंप्यूटर लिखा गया जब वह स्विट्ज़रलैंड में 1990 में थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक तो टिम बर्नर्स ली का नाम याद रखना है, इन्होंने www को खोजा था। और फिर आपके पूरा नाम याद कर लेना है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। एक आपके कब खोजा, तो ये 1989 में। पहली बार कहाँ प्रयोग किया गया था, तो ये स्विट्ज़रलैंड में कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा था पहली बार वेब ब्राउज़र का। इसके अलावा आपको इसमें पूछ ले कि HTML क्या होता है, तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। एक होता है HTTP, ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और ये होता है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। देखो UTM वाला जो प्रश्न आपके यहाँ से पूछा गया है, UTM का मतलब क्या होता है, एकीकृत खतरा प्रबंधन। आपके इसका आंसर यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो एकीकृत खतरा प्रबंधन UTM का पूरा नाम होता है। आपके बाकी के प्रश्न भी देख लेते हैं। NGFW का मतलब क्या होता है, तो N का मतलब नेक्स्ट, G का मतलब जनरेशन, F का मतलब फायर और W का मतलब वाल होता है। तो नेक्स्ट जनरेशन फायर वाला इसका आंसर होगा, अगली पीढ़ी फायर वाला इसका करेक्ट आंसर रहेगा। पहला प्रश्न भी देख लेते हैं इसमें, सुरक्षित ई भुगतान के लिए आवश्यक ज़रूरतें क्या है, तो गोपनीयता ज़रूरी है, अखंडता ज़रूरी है, प्रामाणिकता ज़रूरी है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर करेंगे। एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया था कि जो कुंजी आप वर्तनी की जांच के लिए दबाते हैं वो कौन सा होगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, F7 इसका आंसर हो जाएगा। ये 7वां प्रश्न आपके यहाँ से पूछा हुआ है। फिर बाकी के जो प्रश्न है आपके पार्ट के आगे के प्रश्न है वो इस प्रकार से हैं। 9वां प्रश्न आपके साइबर अपराध क्या है, साइबर क्राइम के बारे में बताना है। ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस किताब की पार्ट के पीछे जो महत्वपूर्ण बिंदु इनमें मिल जाएगा। डिजिटल हस्ताक्षर को परिभाषित करना है, क्रेडिट कार्ड का उपयोग क्या है, इसका आपको परिभाषा देनी है। इसके अलावा संसाधन वितरण क्या होता है, वर्कबुक की परिभाषा देनी है। फॉर्मेट पेंटर का क्या उपयोग है, सॉफ्टवेयर की परिभाषा दीजिए। डेटा वैलिडेशन का मतलब यहाँ पे आपको समझाना है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर इन सभी पार्टों के पीछे जो आपके MCQ दे रखे उनके नीचे वाले प्रश्न में से पूछे गए हैं, और इन सभी के उत्तर आपको महत्वपूर्ण बिंदु में इनका उत्तर मिलेगा। जैसे आपके प्रश्न है कि फॉर्मेट पेंटर का क्या उपयोग है, तो देख लेते हैं इसका फॉर्मेट पेंटर का उपयोग क्या होता है। ये आपका MCQ दे रखा है, पहला MCQ कि फॉर्मेट पेंटर का उपयोग क्या है। तो इसमें आप लिखेंगे फॉर्मेट पेंटर जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट के भाग से फॉर्मेटिंग की प्रतिलिपि कॉपी बनाए और फिर उसे कहीं और लागू करने के लिए इस फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किया जाता है। और भी आपके प्रश्न पूछा हुआ है, फॉर्मेट पेंटर का क्या उपयोग है, ये प्रश्न आपके यहाँ से उठा के दे दिए। तो फॉर्मेट पेंटर जो है आपके यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये महत्वपूर्ण बिंदु में। फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके आप जल्दी से डॉक्यूमेंट में एक चीज़ की फॉर्मेटिंग को दूसरे में कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। फ़ॉन्ट की स्टाइल पूछ ले तो 4 प्रकार की होती है, रेगुलर होती है, बोल्ड होता है, इटैलिक होता है और बोल्ड इटैलिक होता है। ये तो आप सभी को पता ही है, फ़ॉन्ट स्टाइल तो सबको लगभग पता होगा इसके बारे में। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्रिप्टोग्राफी को समझाइए, ई-कॉमर्स को परिभाषित कीजिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझाना है और संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है, एक तो ब्लूटूथ पे और एक वाईफाई पे। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी इसका पूरा नाम होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के 2 फायदे 2 नुकसान बताइए और वायरस को आपको परिभाषित करना है। इसके अलावा फिशिंग क्या होता है विस्तार से समझाना है। मोबाइल वॉलेट और डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान के बीच में अंतर बताना है। लाइनक्स के घटकों के बारे में लिखना है और पर्सनल कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाना है। तो ये सारे क्वेश्चन आपकी आंसर आपको किताब के पीछे से देख के तैयार करना है। और मैं और भी एक पूरा वीडियो आपके अपलोड करने वाला हूँ जिसमें आपको इस किताब के पाठ के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के आंसर आपको एक वीडियो में आपको मिलने वाला है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना। और अभी इसी प्रकार से मैं आपके सभी प्रश्नों के जो पेपर्स होंगे सभी विषय के उनके वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिन बच्चों के पेपर हो चुका है वो मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पे अपना पेपर भेज सकते हैं सॉल्यूशन के लिए 7568350069 और 10th क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप और अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।